आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 9 जून 2026 और इस वीडियो में आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा क्या दावा कर दिया जिसने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई अमेरिका ईरान पर टोटल विक्ट्री के करीब पहुंच गया है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा सियासी दावा है। उधर इसराइल में सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरें भी ईरानी हमलों से हुए नुकसान से जुड़े कई सवाल खड़े कर रही हैं। इसके साथ ही लेबनान की सरहद पर नया तनाव है। गजा में इंसानी क्राइसिस और गहरा होता जा रहा है। रूस और नाटो बाल्टिक सी में ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में साबिक वजीर आज़म इमरान खान को लेकर एक नया मसला सामने आया है, जबकि फिलीपींस ज़लज़ले की तबाही से जूझ रहा है। और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात की तारीख को लेकर क्या नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। तो ये थी कुछ अलग तरीके की हेडलाइंस। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर शुरू करते हैं सवाल के साथ। क्या अमेरिका वाकई ईरान पर टोटल विक्ट्री हासिल करने जा रहा है और क्या ईरान अब अमेरिका को वो सब कुछ देने पर राजी हो गया है जिसकी मांग डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से करते आ रहे थे। दरअसल 9 जून को सामने आई खबरों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर अमेरिका ईरान पर टोटल विक्ट्री यानी मुकम्मल फतह का ऐलान कर सकता है। जंग कब हो रही, कैसी फतह होगी है? क्या अपने मुद्दे अपनी शर्तें मनवा लेने वाली फतह? खैर, इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अब ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका है जहां वो अमेरिका को सब कुछ देने के लिए तैयार है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान और इसराइल के बीच हालिया टकराव फिलहाल थमता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कोई बड़ी डील होने वाली है या फिर ये दावा भी ट्रंप के उन दावों में शामिल हो जाएगा जो पहले भी कई मर्तबा सुनने को मिल चुके हैं। इधर अमेरिका हमला करता है, ईरान उधर मिसाइलें दाग देता है, तो ईरान कहाँ से हर बात मानने पर राज़ी हो गया। हकीकत यह है कि ईरान की तरफ से अब तक ऐसा कोई ऑफिशियल इशारा नहीं मिला है जिससे ये साफ कहा जा सके कि अमेरिका और ईरान की बीच कोई डील होने वाली है और ईरान तमाम शर्तें मान चुका है। इसी वजह से ट्रंप का ये नया दावा अब एक नई बहस को जन्म दे रहा है। बहस को नहीं। बढ़ते आगे, डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार कह रहे हों कि ईरान के साथ बड़ी डील बेहद करीब है, लेकिन 9 जून को सामने आई रिपोर्ट्स इस दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं। बातचीत से वाकिफ सोर्सेस का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव को ख़त्म करने वाली किसी डील के अगले 2 या 3 दिन में या हफ्तों में होने के चांस बेहद कम हैं। वो तो 2 हफ्ते की बात कर रहे थे, यानी फ़िलहाल ऐसी कोई निशानी नहीं दिख रही कि दोनों तरफ जल्द किसी फाइनल समझौते पर दस्तखत होने वाले हैं। इस खबर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मुख्तसर में ख़त्म कर दिया। अनादोलू के हवाले से खबर आई है और अब आती हैं अहम खबरें। क्या ईरान किसी ग्राउंड अटैक का ख़तरा महसूस कर रहा है? क्या मंडरा रहा है कोई ख़तरा? क्या इस बार दुश्मन ईरान की ज़मीनी सरहदों से घुसने की कोशिश कर सकता है? 9 जून को ईरान से आया ये बयान ईरानी मीडिया में ही छपा है। वो बयान क्या कह रहा है, आइए ज़रा समझते हैं। ईरान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी नए टकराव के लिए ख़ुद को पूरी तरह तैयार मानता है। ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर मेजर जनरल अली जहां शाही का कहना है कि अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ख़तरा पैदा हुआ तो उसका कुचल देने वाला और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। उनके मुताबिक ईरान की ग्राउंड फोर्स अपने तमाम मिशनों को अंजाम देने और किसी भी मुमकिन ख़तरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, यानी हाईएस्ट रेडीनेस पर। उन्होंने कहा कि सरहदों की सिक्योरिटी को बरकरार रखना ईरान की बड़ी तरजीहात में शामिल है और इसी वजह से फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी और दुश्मन को रोकने की सलाहियत लगातार बढ़ाई जा रही है। मैंने ख़बर को बहुत छोटे में पढ़ा, लेकिन आप इस मैसेज को समझ सकते हैं। तैयारी पूरी है और आगे तैयारी बढ़ाई जा रही है। ग्राउंड फोर्सेस तैयार हैं, सरहदों की हिफाजत करेंगी। चक्कर क्या है बॉस? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान से मिले ज़ख्म को अब खुद इस्राएली मीडिया भी तस्लीम करता दिखाई दे रहा है। हेडलाइन देख लीजिए द जेरूसलम पोस्ट की। 9 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सैटेलाइट तस्वीरों में नॉर्थ इसराइल के रमत डेविड एयरबेस पर एक मिसाइल स्ट्राइक के निशान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई मस्सा
5 जून और 9 जून को ताज़ा तस्वीरों का मिलान करने पर एक हैंगर यानी जहाज़ खड़े करने की जगह के करीब ऐसा निशान देखा गया जो किसी हमले के असर की तरफ इशारा करता है। क्या कोई फाइटर जेट इसराइल का ठुका है? आई डोंट नो। फिलहाल ये साफ नहीं कि नुकसान कितना हुआ, क्या तबाह हुआ और स्ट्राइक का असली असर क्या था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्राएली मीडिया भी अब इस मामले पर चर्चा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस बारे में आईडीएफ से सवाल किया गया तो उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। इसी वजह से ये मामला और ज़्यादा चर्चा का सबब बन गया है। यानी इसराइल भले ही लगातार कहता रहा कि 7 और 8 जून को हुए ईरानी हमलों में उसे कोई ज़ख्म नहीं मिला, तमाम मिसाइलें रोक दी गईं, लेकिन अब सामने आ रहे ये धब्बे, आ रही सैटेलाइट तस्वीरें कम से कम इतने सवाल ज़रूर खड़े कर रही हैं कि आखिर रमत डेविड एयरबेस पर ये निशान कहाँ से आए? बताइए ना, कोई फेयर एंड लवली लगाइए ना, इन्हें मिटाइए ना। ये जो निशान आ गए हैं चेहरे पर आपके फौजी हवाई अड्डे के। बढ़ते हैं आगे। क्या आज इसराइल के कब्ज़े वाली सरहदों के अंदर हिजबुल्लाह का कोई लड़ाका घुसाया था? क्या वो आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था? और क्या इस नए तरह के इंसिडेंट ने इसराइल के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है? 9 जून को आई खबरों के मुताबिक इसराइली आर्मी का कहना है कि लेबनान से एक हथियारबंद शख्स इसराइल के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। दावा है कि उसने रामीम ब्रिज इलाके में मौजूद आईडीएफ के फौजियों पर फायरिंग भी कर दी। इसराइली आर्मी के मुताबिक उसके जवानों ने जवाबी फायरिंग की और उस शख्स को मार दिया। पैर में गोली नहीं मारी जैसे हमारे यहाँ एक साहब क्या मारी जाती है। आईडीएफ का कहना है कि इस इंसिडेंट में उसके किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि मारा गया शख्स हिजबुल्लाह से जुड़ा था या किसी दूसरी तंजीम से। लेकिन लेबनान से इसराइल के अंदर घुसकर फायरिंग करने की ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब सरहद पर टेंशन लगातार बनी हुई है। ये कई सालों में अपनी तरह का एक पहला मामला था। यानी अगर कोई लड़ाका वाकई सरहद पार करके अंदर पहुंच गया था तो ये इसराइल के सिक्योरिटी निज़ाम को लेकर एक नए सवाल खड़े कर सकता है। एक और ख़बर सुनिए। इसराइल अपने सेटलर्स के गुनाहों पर एक्शन होने से बिदक गया है। वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बढ़ते सेटलर्स के हमलों के बाद 6 मगरबी मुल्कों ने सेटलर्स के नेटवर्क्स और उनसे जुड़े लोगों पर पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन इसके जवाब में इसराइल अपने नफरती मिनिस्टर्स और सेटलर्स के साथ खड़ा हो गया है। ये 9 जून 2026 की एक बड़ी खबर है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का कहना है कि ये पाबंदियां उन लोगों और नेटवर्क्स को निशाना बनाती हैं जो वेस्ट बैंक में सेटलर्स के हमलों, उनकी फंडिंग और गैर कानूनी बस्तियों यानी सेटलमेंट्स को बढ़ावा देने में शामिल हैं। इन मुल्कों ने ये वार्निंग भी दी है कि अगर इसराइल ने हालात को काबू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे और पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। उधर इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन पाबंदियों की सख्त मजम्मत की है, कहा है आना मासूम। वहीं फ्रांस ने इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच, कई सेटलर लीडर्स और 21 सेटलर्स के फ्रांस में दाखिले पर रोक लगा दी है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई मुल्क वेस्ट बैंक में बढ़ते सेटलर्स के हमलों पर फिक्र जता रहे हैं, लेकिन इसराइल की हुकूमत अब भी सेटलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के बजाय उनका बचाव करती दिख रही है। यानी सेटलर्स के कान उमेठे गए, हमलों पर पाबंदियां लगीं तो इसराइल अपने नफरती मिनिस्टर्स और सेटलर्स के साथ खड़ा हो गया और फिर दुनिया को कानून, इंसाफ और जमहूरियत का दरस देने लग गया। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि कुछ लोग आज भी उसे मिडिल ईस्ट की इकलौती जमहूरियत और फादरलैंड बताने से नहीं थकते हैं। गज़ा में इलाज का इंतज़ार कर रहे हज़ारों मरीज़ों के लिए हालात और संगीन होते जा रहे हैं। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल इलाज के लिए बाहर जाने वाले फ़लस्तीनी मरीज़ों का रास्ता रोक रहा है, जिसकी वजह से कई मरीज़ों की जान खतरे में पड़ सकती है। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 20 मई तक 17,757 फ़लस्तीनियों के मेडिकल रेफरल दर्ज किए जा चुके थे, जिन्हें गज़ा से बाहर इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन इनमें से सिर्फ 3,226 लोग ही रफ़ा और करम अबू सालेम क्रॉसिंग के रास्ते दूसरे मुल्कों में बाहर जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर जाने वालों में भी सिर्फ 1,204 मरीज़ शामिल थे, जबकि बाकी मरीज़
अब भी इलाज के इंतज़ार में फंसे हुए हैं। 3,000 में तीमारदार भी होंगे ना। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ अफसरों का कहना है कि अगर मरीज़ों को बाहर इलाज के लिए जाने की इजाज़त नहीं मिली तो मौतों की तादाद और बढ़ सकती है। अब फिर सवाल लेकर आया हूँ खबर में कि क्या लेबनान किसी अधूरे समझौते के लिए तैयार है या फिर हिज़्बुल्लाह और लेबनानी लीडरशिप अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है। लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेरी ने साफ कहा है कि लेबनान ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर में मुकम्मल और बिना किसी शर्त के सीज़ फायर से कम कुछ भी कबूल नहीं करेगा। उनका कहना है कि लेबनान का रुख बिल्कुल वाज़ेह है और इसराइली हमलों के सामने कोई आधा अधूरा समझौता मंजूर नहीं होगा। नबी बेरी के बयान को लेबनानी रेजिस्टेंस के उस पुराने मौक़िफ़ की तायीद माना जा रहा है जिसमें कहा जाता रहा है कि टकराव को रोकने का रास्ता सिर्फ मुकम्मल सीज़ फायर है, ना कि एक लिमिटेड या एक तरफ़ा इंतज़ाम। यानी लेबनान की तरफ से पैगाम साफ है कि अगर कोई डील होनी है तो वो हर मोर्चे पर, हर महाज पर पूरी तरह फायरबंदी की शक्ल में होनी चाहिए, वरना उसे कबूल किए जाने के आसार कम हैं। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को लेकर एक बार फिर एक नया मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पुलिस ने इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात करने से रोक दिया। दावा किया गया कि ये कदम उस कोर्ट ऑर्डर के बावजूद उठाया गया जिसमें हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त दी गई थी। इमरान खान की पार्टी, उनके हिमायतियों का कहना है कि अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात न होने देना कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। वहीं इस मामले पर अथॉरिटीज़ की तरफ से फौरी तौर पर कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आई है। यानी इमरान खान की क़ैद को लेकर टकराव सिर्फ अदालतों और सियासत तक महदूद नहीं है, बल्कि अब मुलाकातों को लेकर भी नए सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने ये वीडियो इमरान खान की पार्टी PTI के एक्स हैंडल से लिया है, हम उन्हीं को क्रेडिट देते हैं। रूस का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों के दौरान यूक्रेन को कई मोर्चों पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उसकी फोर्सेस ने यूक्रेनी आर्मी के गोला बारूद डिपो, फ्यूल डिपो, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। रूस का कहना है कि मिसाइलों, ड्रोन, आर्टिलरी और फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से 142 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए जहां यूक्रेनी फोर्सेस और विदेशी लड़ाके मौजूद थे। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि इन लड़ाइयों के दौरान पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के करीब 1330 फौजी मारे गए या बुरी तरह ज़ख्मी हो गए, यानी कुछ मारे गए, कुछ ज़ख्मी हो गए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूसी दावों की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन साफ है कि जंग के मैदान में दोनों तरफ से बड़े हमले, जवाबी हमले लगातार जारी हैं। बाल्टिक समंदर में इस वक्त सिर्फ नाटो ही अपने वॉर गेम्स नहीं खेल रहा, बल्कि रूस भी अपनी फौजी ताकत का खुला मुजाहिरा कर रहा है। 9 जून को आई खबरों के मुताबिक रूस की नेवी ने बाल्टिक सी में बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स अंजाम दी हैं। इन एक्सरसाइजेस में बिना गाइडेंस वाले मिसाइल लॉन्च, बमबारी और मिसाइल स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस शामिल थी। ये ड्रिल्स ऐसे वक्त हुई जब अमेरिका और नाटो भी बाल्टॉप्स नाम की एक अपनी बड़ी नेवल एक्सरसाइज चला रहे हैं। 4 जून से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 20 जून तक जारी रहेगी, जिसमें 15 मुल्कों के करीब 20 जहाज़ और लगभग 6000 फौजी हिस्सा ले रहे हैं। यानी बाल्टिक सी एक बार फिर रूस और नाटो की ताकत के मुजाहरे का मैदान बन चुका है, जहां दोनों तरफ की फोर्सेस एक दूसरे पर नज़र रखते हुए अपनी मिलिट्री तैयारी का प्रदर्शन कर रही हैं, नुमाइश कर रही हैं। फिलीपींस में कल 8 जून को आए ताकतवर ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल सैंटोस सिटी और उसके आसपास के इलाकों में रेस्क्यू टीमें ढही हुई और बुरी तरह नुकसान झेल चुकी इमारतों के मलबे से लोगों की तलाश कर रही हैं। इस साल फिलीपींस में आए सबसे ताकतवर ज़लज़ले ने अब तक कम से कम 37 लोगों की जान ले ली है, जबकि करीब 20,000 लोग अपने घर से निकलने या अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि वो इतने जर्जर हो गए। मकामी अफसरों का कहना है कि कई इमारतें पूरी तरह से ढह गईं, जबकि बड़ी तादाद में मकान और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश का काम जारी है। फिलीपींस पहले भी ज़लज़लों और सुनामी से होने वाली तबाही झेलता रहा है, लेकिन इस बार का ज़लज़ला मुल्क के लिए एक नई आफत बनकर सामने आया है। और एक खबर ईरान से आखिर में।
ईरान के मरहूम रहबर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई की आखिरी रसूमात को लेकर एक नई मालूमात सामने आई है। ईरान के हवाले से ही अली खामनेई की याद में बनाई गई कमेटी ने ऐलान किया है कि जनाजे और दफन या तदफीन की तमाम रसूमात मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद अंजाम दी जाएंगी। कमेटी की तरफ से जारी दूसरे बयान में कहा गया कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई और उनके ख़ानदान के अफराद की याद में होने वाली रसूमात की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहर्रम के पहले अशरे के दौरान अज़ादारी और मजलिसों की वजह से जनाजे और दफन की रसूमात को बाद के दिनों के लिए तय किया गया है। यानी ईरान में अब मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद मरहूम रहबर की आखिरी रसूमात बड़े पैमाने पर अंजाम दिए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।